हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो, इतनी अच्छी बात के साथ हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम क्या है वो तो आपको अगली साइड में पता चलेगा क्या है। क्या है हमारा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है ब्रेन वाइज को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक तब कर ही देंगे वीडियो को, कमेंट भी कर देना, शेयर तो कर ही देना। ठीक है, जिससे कि और लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स बोल लो, मेन बोल लो, इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किसके? जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीटेड है, जो कि और इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। कौन सा चैप्टर है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो गाइज, अगर आपको सोच रहे हो कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आप सोच रहे हो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो सोचो कम, और पीडीएफ को पता चल जाएगी। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे मिलेगी? अगर आपको ये पीडीएफ मिलती है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इधर साइड। ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे की पॉइंटर्स हैं। अगर आप CUT देते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लेकर आए हैं। देखो, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि अभी बिल्कुल भी मतलब कि क्या कहते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास कि हम PPT प्रॉपर वे में बनाएं। तो हमने जो हमारी मेन बुक है उसकी हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग to ahead, we are going to discuss some thing with you. ठीक है, देखो CUET का एग्ज़ाम, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, जस्ट ओ गॉड, जस्ट अ सेकेंड, वी कैन डिस्कस हियर, राइट। जो CUET का एग्ज़ाम होता है वो MCQs बेस्ड होता है, राइट। ये तो सबको ही पता होगा, MCQs बेस्ड होता है सारा का सारा। ठीक है, और MCQs किस में भी आते हैं? क्लास 12 में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें हमारी क्या की प्रिपरेशन हो जाएगी? क्लास 12 के MCQs की, साथ साथ CUET की भी। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के लेके आएंगे फटाफट से, जो कि चैप्टर कम्प्लीट भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और पॉइंटर्स हैं उस जैसे कि CUET के MCQs और क्लास 12 के MCQs, मतलब कुल मिला के ये है कि MCQs वाली सीरीज़ आपकी कंप्लीट फाइन हो जाएगी। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, MCQs क्या करेंगे, जब ये हमारे सारे के सारे 7 इस चैप्टर और वो मतलब टोटल चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, देखिए, ओहो ये वाइट कलर है इसमें, देखिए, इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन, कब क्या था इंडिया ने इंडिपेंडेंट को अटेन? ऑन दैट 14-15 अगस्त। ये तो सबको पता है, 14-15 अगस्त को। ठीक है, और हाँ, मैं यूँ कह रहा था, मैं एक्चुअली दिमाग से निकल गया था, मैं जो बात करने वाला था, मैं यूँ कह रहा था, बिफोर गोइंग अहेड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने सामने एक नोटबुक खोल के बैठ जाओ। ठीक है, नोटबुक में जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको यहाँ पे की पॉइंटर्स की तरह लिखते जाओ। ठीक है, जिससे कि आपको एक जब एग्ज़ाम हो तो उसके बाद ये की पॉइंटर्स देख लेना, जिससे आपको ये सब हो जाए। ठीक है, अब याद आया मुझे, जब से एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, और मैं ये वीडियो बिना एडिटिंग के डालता हूँ। ठीक है, तो देखो, इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त। 14 अगस्त को कौन इंडिपेंडेंट हुआ था? पाकिस्तान। और 15 को कौन हुआ था? हमारा इंडिया। ठीक है, सो द फेमस ट्विस्ट विद ध्यान रखना, विद, क्योंकि पता CUET के MCQs में आया था ये, जो जवाहरलाल नेहरू ने, चलो एक बार उसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द फेमस ट्विस्ट विद डेस्टिनी speech was delivered on the midnight on 14-15 अगस्त 1947 by जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या कि जो
जो ट्विस्ट विद डिस्नी स्पीच है ना, जिससे जिससे कि आप लोग सब फेमिलियर होंगे, ठीक है, वो किसने मतलब कि किसने बोली थी और किसने डिलीवर करी थी, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कब करा था? 14-15 अगस्त को 1947 में, ठीक है। अब भैया जो मैं ये बता रहा था कि ये जो विद है ना, ट्विस्ट विद डिस्टिनी है, वो वहाँ पे याद रखना विद है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में पता है कैसे एमसीक्यूज आए थे? ऑफ था ट्विस्ट ऑफ डिस्टिनी, ट्विस्ट टू डिस्टिनी, ट्विस्ट अबव डिस्टिनी, क्या था? तो इसमें विद लगाना है, ठीक है, ट्विस्ट विद डिस्टिनी। एनसीईआरटी से प्रॉपर उठा लिया है, ठीक है। अगर आप सोचे गलत सलत तो नहीं, इसका विद ही आएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन मिडनाइट, या फिर बोल सकते हैं ऑन द नाइट 14 अगस्त वॉज एड्रेस बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सेशन था रात के टाइम 14 अगस्त को, वो किसने एड्रेस किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वर वेलफेयर, भला करना भी है लोगों का, अच्छा भला करना है, ऑफ ऑल, जो भला करेंगे सभी का करेंगे, वेलबिंग करेंगे सबका करेंगे, ना कि सिर्फ किसी एक सोसाइटी के। पर्टिकुलरली उन किन का करेंगे? पर्टिकुलरली जस्ट सेकेंड, पर्टिकुलरली पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? पुअर एंड सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप का हमें क्या करना है? भला करना है। स्पेशली किसी का करो ना करो, पर इन लोगों को ज़रूर करो, वरना ये बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और हमें क्या करना है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को से हमारी इंडिया को रन करना है, ठीक है। यूँ नहीं, हमने कह तो दिया इंडिपेंडेंट के टाइम पे कि हमें रन करना है, पर हमारा रन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या आता है? द स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट जो होती है ना आपके एनसीईआरटी की बुक में, देखो ये एनसीईआरटी की बुक है जैसे कि है ना, यहाँ पे आपके चैप्टर लिखे होते हैं, और फिर इधर एक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, वो एक स्टेटमेंट लिख के किसने बोला, ये नीचे लिखा होता है ये महात्मा गांधी ने बोला, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, ये सब कुछ वो भी आते हैं। जैसे कि ये जो स्टेटमेंट आ गई, ये वाली स्टेटमेंट भी आई थी सीयूटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। सो द स्टेटमेंट टुमारो वी विल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी of the British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will be thus be a day of rejoice as well as mourning. Mourning was quoted by, किसने कहा था कोट, किसने किया था, किसने बोला था ये? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कल होने वाला है ना, वो ऐसा दिन है जिसमें कि हम फ्री हो जाएंगे, जो गुलामी से हम फ्री हो जाएंगे अच्छे से, जो कि ब्रिटिश डोमिनेशन था हमारे ऊपर, जो हम ब्रिटिश की गुलामी कर रहे थे, उससे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। बट साथ साथ फ्री तो होंगे, पर उसी के साथ साथ हमारा जो इंडिया है उसी मिडनाइट को डिवाइड हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा हमारे इंडिया का, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइस, खुशी मनाने का भी दिन है, साथ ही साथ मातम मनाने का भी दिन होगा। ये किसने बोला था? हमारा बोला था ये महात्मा गांधी जी ने। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? डेमोक्रेसी किसके बेस पे किया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, और दूसरा होता है हमारा पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट हेड होता है, पार्लियामेंट में पीएम हेड होता है कंट्री का, जो कि हमारी इंडिया में फॉलो करता है। प्रेसिडेंट कहाँ पे बताओ? एक बताओ चलो कंट्री फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। पहला क्या था? यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एंड वेलबिंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ना कि सिर्फ एक सोसाइटी की बल्कि पूरी सोसाइटी, सबकी वेलबिंग करनी है, डेवलपमेंट और वेलबिंग करनी है। क्या क्या था? चलो एक पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंटर्स बना लेते हैं। पहला क्या था कि हमें क्या करना है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी लानी है। कहाँ पे? डाइवर्सिटी में, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग लोग हैं, सबको एकजुट रखना है, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा?
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप लिख रहे हैं ना कॉपी में सभी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है डेवलपमेंट, तीसरा क्या है, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्लियरली बताता है, कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड द रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ को होना चाहिए, सारी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे क्लियरली दे रखा है ये, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया फॉर सेट आउट द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव इन द DPSP। अभी DPSP क्या है मुझे कौन बताएगा। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये ज़रूर है ना। अब क्या है फटाफट से मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। खैर देखो ये भी है, देखो ये भी देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसने लिखा था, ठीक है। मतलब कि देखो ये आपकी बुक है ना, ये बुक है जो यहाँ पे मतलब कि ये न्यूज़पेपर लगा हुआ है इधर साइड है ना, और इधर कुछ लिख रहा है, मतलब ये इन्होंने लिखा, ये इन्होंने लिखा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन किसी को छोड़ के मत जाना अगर CUT में जा रहे हो तो। बाई चांस आप बोर्ड्स में छोड़ सकते हैं पर CUT में नहीं छोड़ सकते ये सारा, यानी आप बोर्ड्स में ही पढ़ लेना इसको, ठीक है। नक्श फरियादी, दस्ते सबा एंड जिंदन नामा एंड आर द फेमस कलेक्शन ऑफ पोट्री बाय, किसने लिखी थी सारी पोट्रीज, ये लिखी थी फैज़ अहमद फैज़ ने, ठीक है। याद रखना किसने लिखी थी, फैज़ अहमद फैज़। ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट से। और यहाँ पे अगर आपको PDF मिल जाती है तो यहाँ पे आप कैसे भी करके क्लिक कर देना, और इधर भी क्लिक कर देना, यहाँ पे YouTube खुल जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या खुल जाएगा हमारा, टेलीग्राम खुल जाएगा, ठीक है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द साउथ एशिया इन द 12th century who opposed the Pakistani regime and was imprisoned, कौन थे वो जिन्होंने कि 20th सेंचुरी में अपोज हुए थे पाकिस्तानी रिजीम के और उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो कौन थे, फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। अ प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट एंड फिक्शन राइटर एक्टिव इन राइटिंग एंड एडिटिंग, नागमणि, इसको नागमणि पढ़ते हैं, नागमणि पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें, ठीक है, नागमणि। अ पंजाबी मंथली मैगजीन टिल हर लास्ट वॉज अमृता प्रीतम, कौन थी हमारी, अमृता प्रीतम। याद रखना, सारे लिख लेना, देखो अलग अलग लिख लेना अलग पेज पे, ठीक है। अ प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट एंड फिक्शन राइटर, रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड पद्मश्री एंड ज्ञानपीठ अवार्ड, हु पेंट पंजाबी पोम आज आँखा वारिस चानन, वॉज, किसने लिखी थी, वो थी हमारी अमृत प्रीतम। इनमें पूरा ये जो पूरा दोनों पॉइंट्स हैं वो किसके बारे में है, अमृत प्रीतम जी के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट द 2 nations स्टेट कैम इनटू द एग्जिस्टेंस। अब देखो CUT में आ सकता है कि 15-14 अगस्त को कितने स्टेट यहाँ पे क्या है, मतलब है, यहाँ पे मतलब है कंट्री, ठीक है। अब वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्रीज़, ठीक है। और कंट्री लेवल पे देखते हैं तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट होते हैं जो हमारे राज्य, ओके। यहाँ पे फिर भी लिख देते हैं जैसे कि क्लियर दिख जाए आपको, है ना, कंट्री। अगर आप PDF में देखें तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाए। कौन कौन से थे हमारे, 2 कंट्रीज़ 2 स्टेट निकल गए थे, कौन कौन से थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। वो थोड़ा पतला कर दें जैसे कि पॉइंटर्स गायब ना हो जाए, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान। द 2 nation थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय मुस्लिम लीग। जो 2 nation थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट है, 2 nation थ्योरी भैया किसने रखी, 2 nation थ्योरी किसने रखी, 2 nation थ्योरी रखी थी मुस्लिम लीग ने, याद रखना मुस्लिम लीग ने, ठीक है। सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट
क्या है ये पता, पतले से मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता किधर चल रहा है ये पॉइंट, ठीक है। सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s, द पॉलिटिकल competition between the Congress and the Muslim League and the British role led to the decision of for creation of Pakistan। इन दोनों में मतलब कि कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस में क्या हुआ था, कंपटीशन छिड़ गया था बहुत ज़ोर से। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, मुस्लिम लीग वालों ने सोचा अगर यहाँ पे भैया कांग्रेस ही आती रही तो फिर तो मुसलमानों का कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। और मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड रखी, फॉर द सेपरेट नेशन, जिससे कि भैया वो भी आ सकें, ठीक है, पावर में। द पार्टीशन ऑफ द इंडिया वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का वो किसके बेसिस पे था, रिलीजियस मेजोरिटी हुए, कहाँ पे रिलीजन मतलब कहाँ पे हिंदू ज़्यादा है कहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, उसी के बेसिस पे हमारे डिवाइड हुआ था पार्ट में इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ था, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया देयर वर 2 areas of Muslim concentrations, one in the west and the one in the east। ईस्ट में अब कौन सा है बताओ, ईस्ट में कौन सा है, बांग्लादेश, और वेस्ट में कौन सा है हमारा, पाकिस्तान जो भी प्रेजेंट में है। ये कौन सा है वेस्ट में, और ये कौन सा है ईस्ट में, ठीक है। इसको पहले बोला करते थे बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, अब इसको तो वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे पहले, है ना। और वैसे भी पाकिस्तान का वेस्ट ही बचा है बस, है ना। तो अब क्या कह रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। क्या है नेक्स्ट स्लाइड, वन इन द वेस्ट इन द अनदर इन द ईस्ट। हो चुका है हमारा कंप्लीट। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पे। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, ये आ सकता है CUET में, ये ध्यान रखना, इसके इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करा के कर देता हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये भी पूछ सकता है कि फ्रंटियर गांधी कौन थे फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी थे खान अबुल गफर खान। ये भी अपोजिशन में खड़े थे, भी हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना है, ठीक है। उन्होंने भी मना कर रखा था हमें भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता था, ठीक है। और ये लीडर कहाँ के थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, ठीक है। द स्टेटमेंट आगे एक और, टुडे यू हैव वॉर्न ऑन योर हेड अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स, द सीट ऑफ द पावर इज द नेस्टी थिंग, नाउ देयर विल बी नो एंड ऑफ योर बीइंग। टेस्टिवा कोटेवा, ये भी महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हमारा, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान एंड द मुस्लिम पॉपुलेशन इन द इंडिया 1957 अकाउंट ओनली 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अभी देखो 1951 में क्या बोल रही, 1951 में इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी थी, ओनली 12%, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 12% थी, अब देखो कितने सारे होंगे। खैर, ऑन द 15th August 1947 द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन महात्मा गांधी वॉज इन कोलकाता। जब 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेशन कर रहे थे लोग इंडिपेंडेंस डे का, आज़ादी का सेलिब्रेशन करते थे, जब महात्मा गांधी कहाँ पे थे, कलकत्ता में थे। ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जब कहाँ थे, जब सेलिब्रेशन हुआ था तो कलकत्ता में थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट लीडर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसने कि पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। तो वो कौन थे, हमारे महात्मा गांधी ने सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि पता चलेगा आगे, महात्मा गांधी अंडरटुक हिज
लास्ट फास्ट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कम्युनिटी टू द पाकिस्तान। अब देखो इसमें तो खैर है ही नहीं, चलो छोड़ो। इसमें क्या बता रहा था मैं कि महात्मा गांधी जी ने क्यों नहीं किया था सेलिब्रेट, क्योंकि भाई उनको खुशी तो थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, बट दुखी इसकी बात की थी तो इंडिया के जो दो पार्ट थे, इंडिया के जो पार्ट थे वो इंडिया से अलग हो गए, इंडिया डिवाइड भी हो गया है, ठीक है। इसलिए उन्हें मतलब कि खुशी से ज़्यादा दुख ज़्यादा था, ठीक है। खुशी कम थी, दुख ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया हमारी डिवाइड हो गई थी इसलिए। और उन्होंने फास्ट भी रखा क्योंकि भाई ये हुआ था कि मतलब कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान को अपना कुछ भी फाइनेंशियली कमिटमेंट करें, मतलब कि ज़्यादा उसको पैसा दें, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी ने कुछ फास्ट रखा, कुछ टाइम का, कुछ डेज़ का, है ना। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज करा और फाइनेंशियल कमिटमेंट दे दिया पाकिस्तान को, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज शॉट डाउन बाय द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नथुराम विनायक गॉडसे। ये जो कौन थे, नथुराम विनायक गॉडसे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। मतलब कि इनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई है, बट वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिमाग उनके मतलब कि ये चीज़ उनके दिमाग पे बैठ गई, इसलिए उन्होंने शॉट कर दिया, उनके दिमाग पे हेड शॉट मार दिया, ठीक है, समझ गए, एकदम उनके सामने जाके। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है ना कैसे मारा, ये पता है यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट उसका ना एक्टिंग अवेलेबल है, ड्रामा अवेलेबल है, ठीक है, पर रियल में तो नहीं था ना, पता नहीं थोड़ी ना ये उनकी गोली पड़ने वाली है। अच्छा, महात्मा गांधी को कब शॉट किया था, 30 जनवरी 1948 में, ठीक है, 1948 में हेडशॉट मार दिया था नथुराम विनायक गॉडसे ने। फिर क्या है, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड पार्लियामेंट्री प्रिंसली स्टेट्स। ये जो हमारी ब्रिटिश इंडिया थी ना, क्या ब्रिटिश इंडिया थी हमारी, जो क्या था, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया नहीं, अब अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिक्स कर लेते हैं इंडिया में तो वो हो जाएगा हमारा ब्रिटिश इंडिया। वो किस किस में डिवाइडेड थी, वो डिवाइडेड थी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसा नहीं आ पाएगा शायद। वो डिवाइडेड थी एक तो क्या ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, प्रिंसली स्टेट में प्रिंसेस मतलब कि प्रिंस का प्लूरल, ठीक है, जो प्रिंसेस हुआ करते थे वो यहाँ पे राज किया करते थे, और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में क्या था, यहाँ पे सीधे ब्रिटिश राज किया करते थे। और प्रिंसली स्टेट में क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो इनडायरेक्ट रूल किया करते थे, डायरेक्ट रूल कौन करता था, कहाँ पे होता था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, देखो आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय द प्रिंसेस वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। वही मैंने बता दिया, प्रिंसली स्टेट इंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी कॉल्ड पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि ब्रिटिश के अंडर रह के वो वहाँ पे कंट्रोल लेंगे, जैसे कि कुछ थोड़ी छोटी मोटी अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स ओनली, अगर दो लोगों में लड़ाई होगी उनकी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यूँ नहीं कि एक ये वाला प्रिंसली स्टेट, एक ये प्रिंसली स्टेट, दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो ब्रिटिशर्स हैं इनसे इनका ताज छीन लेंगे प्रिंस का, ठीक है। पैरामाउंटेंसी इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से डील, ठीक है, डील टाइप का कुछ, कैसा कि तुम हमारे अंडर में रह के रूल करोगे, अपना ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिखाओगे अपना, ठीक है। ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात, नो बकवास। अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वॉज कवर्ड बाय प्रिंसली स्टेट। अब कितने प्रिंसली स्टेट थे, 565, कितने थे, 5-6 है, 5-6, जस्ट अ सेकेंड, कितने थे, 5-6-5, इतने प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। 1 आउट
ऑफ 4 इंडियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया लिव्ड इन द प्रिंसली स्टेट। 4 में से एक रहा करता था कहाँ पे, प्रिंसली रूल के अंडर में रहा करते, प्रिंसली स्टेट में रहा करता था, ठीक है। टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ 565 थे। एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट द प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या है, इन जो प्रिंसली स्टेट थे ना, जो भैया जो देखो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो तो सीधे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, बट जो प्रिंसली स्टेट थे उनको अंडर में लाना, इंडिया के अंडर में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हुआ। क्योंकि जो मुश्किल काम इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, क्या वो ज्वाइन कर लें इंडिया को या ज्वाइन कर लें पाकिस्तान को, ठीक है, या फिर हो सकता है तो रहें वो, अगर चाहें तो रिमेन इंडिपेंडेंस भी रह सकते हैं, ठीक है। ओके ओके द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट दैट डिसाइडेड टू, देखो इम्पोर्टेंट, दैट डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंट वाट ट्रेवेनकोर। ट्रेवेनकोर कौन सा था, केरला, ठीक है, केरला उस टाइम पे ट्रेवेनकोर बोला जाता था, क्योंकि वो बोल रहा था देखो भैया हम तो एकदम फ्री हैं। क्या बोलता था केरला, केरला बोल रहा था कि देखो इंडियन गवर्नमेंट हम तो एक तरफ से फ्री हैं पूरी तरीके से। क्यों फ्री हैं, देखो ये नीचे का इंडिया है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो केरला किधर आता है, इधर आता है, कुछ है ना, ज़्यादा हो गई, मतलब इधर केरला इधर आता है। तो उसने बोला हमने इंडिपेंडेंट रहना, देखो हमारी कोई बीच में लैंड लॉक भी नहीं है, हम देखो सी की इधर साइड से हैं, हम अपना इधर से अंदर वाला कर लेंगे, ठीक है। हम इधर आएंगे तो हम पासपोर्ट दे दिया करेंगे, और जो भी होते डॉक्यूमेंट बाहर आने के लिए अपनी दूसरी कंट्री में, तो वो दे दिया करेंगे। बट वो उनके सपने धरे रह गए थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर बाद में हमारे इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया। द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट एवर्स टू ज्वाइनिंग, अपोज खड़े हुए थे, ज्वाइन नहीं करना था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया को ज्वाइन नहीं करना था। वो कौन थे, वो थे नवाब ऑफ भोपाल। कहाँ के नवाब, भोपाल के नवाब, ठीक है, ठीक है, ओके। द मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। जो भैया सीधी सी बात है, जहाँ पे भैया प्रिंस या फिर किंग रूल करेगा वहाँ पे तो ऑटोक्रेसी चलेगी, है ना, मोनार्की चलेगी। तो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में वहाँ पे ये काम चल रहा था, ठीक है। फिर क्या था, इंडियाज़ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर होता है वही हमारा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है। ड्यूरिंग इमीडिएट फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिपेंडेंस के तुरंत ही बाद जो बने थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, फिगर हैं, सॉरी। द नंबर ऑफ द स्मॉल स्टेट्स इन ओडिशा एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 26। जो ओडिशा के अंदर भी जो स्टेट्स हैं ना वो कितने हैं, टोटल 26 थे पहले, बट अब अकेला ही 26 हमारा 26 स्टेट से एक स्टेट बना है, वो है हमारा ओडिशा, ठीक है। रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स। देखो भैया गुजरात के पास कितने स्टेट थे, 14 बड़े बड़े स्टेट थे, राज्य थे, 199 स्मॉल स्टेट थे। अब समझ सकते हैं कितने सारे स्टेट थे पहले उस टाइम पे, ठीक है। न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सौराष्ट्र, ठीक है। देखो इतने सारे स्टेट थे कहाँ पे, गुजरात में इतने थे, 26 थे हमारे ओडिशा में, ठीक है। द रूलर ऑफ द मोस्ट agreed to become a part of Union of India by signing the document called the Instrument of Accession। जो बहुत से रूलर थे वो मान गए इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए, क्या साइन करके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके वो मतलब कि मान गए थे, हाँ ठीक है हम यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन हो जाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट हुज एक्सेशन प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट दैन द रेस्ट वर, कौन कौन से थे, सबसे जिसमें डिफिकल्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता रहता है हर एग्ज़ाम में आता है, और आपके तो
जो होते हैं पी होते हैं एग्जाम में, वो तो आता ही आता है उसमें तो हमेशा, है ना। वो कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। कश्मीर हम पढ़ेंगे कब? 8th चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सब डिटेल में दे रखा है, यहाँ पे ना के बराबरी दे रखा है कश्मीर के बारे में, ठीक है। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर द प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? यस और नो का वोट। क्या यस नो, क्या आपको इंडिया के साथ ज्वाइन होना है फिर नहीं, हाँ या ना। किससे पूछा गया? वहाँ के लोगों से पूछा गया, जूनागढ़ के लोगों को किससे पूछा गया, ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला हाँ, लोगों की इच्छा थी भाई इंडिया के साथ ज्वाइन होने की, तो उन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए, ठीक है। वोटिंग होती है एक तरह की, प्लेबिसाइड यानी वोटिंग, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी वॉज हैदराबाद। सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन सा था? हैदराबाद था। अब देखो हैदराबाद किधर है? ऐसा था, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे आ गया। सम पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द हैदराबाद आर द टूडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र इधर है, ठीक है, कुछ पार्ट, वैसे भी महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ठीक है, और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आप मतलब कि इतना मान लो, ठीक है, इतना मान लो। तो उसका भी इतना पार्ट हमारे किसके पास था? हमारा हैदराबाद था ये, ठीक है। अब खुद ही देखो, अगर इंडिया से बीच में से खाली दिखता, अजीब सा नहीं लगता ऐसे कुछ? तो ऐसे बीच बीच में छेद बनते इंडिया के, तो आपको अच्छा लगता नहीं लगता ना। इसलिए उस टाइम के लीडर्स ने पूरी अपने जितने भी इंटेलिजेंस सारी यूज़ करी और हमारे इंडिया को ना ब्यूटीफुल मैप दिया, ठीक है। द रूलर ऑफ द हैदराबाद कैरिड द टाइटल ऑफ निज़ाम। देखिए एक इम्पोर्टेंट, नवाब कहाँ के थे? नवाब थे भोपाल के, ठीक है, और निज़ाम है कहाँ के? कहाँ के थे? हैदराबाद के। अब देखो निज़ाम जेड वाई वाई जेड ऐसे सब मान रहे हैं ना, आगे पीछे एकदम वाई जेड, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और ये तो बचा तो यही है, तो इसको याद कर लेना आप कैसे, जैसे आप चाहो। ऐसे जानो ए और छोड़ो, इसको मत करो याद, इसको मतलब कि देख लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई है, ये मतलब कि इसको याद कर लो, दूसरा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने ये बता दिया ट्रिक छोटी सी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंटर इनटू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर अ ईयर in November 1947. The peasantry was a victim of the Nizam's oppressive rule and rose against him, particularly in the Telangana region. ठीक है, जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, वो एक मतलब कि शिकार बने थे निज़ाम्स के ऑपरेसिव रूल का, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गंदा रूल कर रहा था निज़ाम, ठीक है। और उसी के साथ साथ कहाँ पे ये सारी अगेंस्ट मतलब कहाँ पे खड़ी हुई ऐसी सारी, मतलब कि कहाँ पे मूवमेंट्स हुई ज़्यादा? तेलंगाना रीजन में, ठीक है। द मूवमेंट अगेंस्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज ज्वाइन बाय, किसने ज्वाइन किया? फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने, वीमेन ने और कुछ कम्युनिस्ट्स ने, और हैदराबाद की कांग्रेस ने ज्वाइन किया ये सारा काम, ठीक है। तो देखो द पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज राजाकार्स वॉज रेज्ड बाय निज़ाम इन हैदराबाद। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है, सारे पॉइंट्स ज़्यादा से सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से। जो पैरामिलिट्री फोर्स थी कहाँ की? निज़ाम्स की, हैदराबाद के निज़ाम की, उसका नाम क्या था? रज़ाकार्स था, ठीक है, याद रखना इसको, रज़ाकार्स को। इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ द निज़ाम्स फोर्स इन सितंबर 1948 में गई थी, याद रखना, नवंबर 1947 में नहीं गई थी। नवंबर 1947 में तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था, बट 1948 में हमारी इंडिया की इंडियन फोर्स चली गई थी हैदराबाद में। एट फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा ऑफ मणिपुर, अब किसकी बात आएगी? मणिपुर की, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस ऑफ द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन बाय बोधाचंद सिंह। इसमें ये बोधाचंद सिंह थे, वो कौन थे? मणिपुर के राजा थे, जिसने कि पूरी ऑटोक्रेसी संभाल रखी थी, ठीक है, ऑटोनॉमी थी जिनके हाथ में पूरी, ठीक है, मणिपुर की।
Under the pressure of the public opinion, the Maharaja held election in Manipur in June 1948 and the state became the constitutional monarchy. ठीक है. The first part of the India to hold an election based on the universal adult franchise वो थी हमारी मणिपुर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कह रहा हूँ सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द CUT एंड द MCQs. ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड, क्या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग the Maharaja into the signing a merger agreement. I know this is too much blur, but I try to read, so you can write in your notebook जो कि मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ. ठीक है. The government of India succeeded in pressurizing the Maharajas into signing a merger agreement without consulting the population. क्या ये popularly elected legislative assembly of Manipur in 1949 September. ये क्या है, popularly. ठीक है, popularly. ठीक है. The process of the nation building did not come to an end with the partition and the integration of the princely state, but the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian state. अब भैया देखो, नेशन बिल्डिंग सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाती, प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती, पार्टीशन हो गया, चलो हो गया नेशन बिल्डिंग ख़त्म. नहीं, ख़त्म नहीं होता है. इसमें तो होता है अभी इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जोड़ना. ठीक है, प्लस क्या, एक इंटरनल बाउंड्री इंडिया की ड्रॉ करना, कैसे बनाया जाए इंडिया को ड्रॉ, है ना. ये सारी क्या थी, हमारी मेन प्रॉब्लम थी. ये सारे हमारी नेशन बिल्डिंग का एक पार्ट था, सिर्फ पार्टीशन नहीं था नेशन बिल्डिंग का पार्ट, बल्कि ये सब भी थे. ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरी रूल बाय द प्रिंसली पावर. मतलब ये है इसका कि कॉलोनियल रूल में क्या होता था, स्टेट को कैसे ड्रॉ करते थे, स्टेट बाउंड्री को कैसे ड्रॉ क्या करते थे. जैसे कि यहाँ पे एक स्टेट है और एक यहाँ पे स्टेट है. ठीक है, जो स्क्वायर वाले स्टेट है वहाँ पे कौन रूल करता है, किंग, और यहाँ पे कौन रूल करता है, ब्रिटिश. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे भी कौन रूल करता है, किंग रूल करता है इधर. ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों की लड़ाई होगी. इसमें से ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी तो ये जीत जाते थे बहुत आराम से. तो इनकी क्या बन जाती थी, एक टेरिटरी बन जाती थी, ये वाली है ना, तो इसको नाम दे देते ए. ठीक है, अभी इसके साथ लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये हमारा ए हो जाएगा. अब भैया ये ऐसे ऐसे बाउंड्रीज़ को ड्रॉ कर दिया करते थे, हमारा इतना पार्ट हमारा ये हो गया. ठीक है, ऐसे बाउंड्रीज़ को ड्रॉ किया करते थे. ठीक है, the linguistic principle was recognized as the basis of the reorganizations of the Indian National Congress Party itself at the Nagpur session. देखो नागपुर सेशन कब हुआ था, ये याद रखना आपको इस स्लाइड इस पॉइंटर्स में कि जो नागपुर सेशन कब हुआ था, 1920 में हुआ था. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नागपुर सेशन कब हुआ था, 1920 में हुआ था. ठीक है, 1920 में हुआ था. फिर क्या था, मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ when did not many provincial congress committees which did not follow the administrative division of the British India were created by linguistic zones. ठीक है, समझ गए, जो कि मतलब कि मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ जो कि फॉलो नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश की गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो किसके बेसिस पे क्रिएट होते थे, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे, लिंग्विस्टिक जोन्स पे. ठीक है, मतलब कि कहने की ये है कि जो स्टेट डिवाइड नहीं हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, तो वो किस पे डिवाइड हो रहे थे, किस पे क्रिएट हो रहे थे, वो हो रहे थे हमारे लिंग्विस्टिक जोन्स की बेसिस पे. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है.
The protest demanding linguistic state began in a Telugu speaking area of the old Madras province, which include present day Tamil Nadu, ठीक है, part of Andhra Pradesh and Kerala and Karnataka. The Vishal Andhra movement demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras provinces of which they were a part and be made into the separate आंध्र प्रोविंस. क्या चाहते थे वो कि हमें भैया एक अलग आंध्र प्रदेश बना के दे दो, हमें नहीं रहना इन लोगों के साथ, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है बहुत अलग है और जो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो अलग है. तो हम चाहते हैं कि हमें एक अलग प्रोविंस दे दो जिसका नाम होगा आंध्र प्रोविंस. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब आता है मैं नेक्स्ट पॉइंट. नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेज इन द आंध्र रीजन वर इन फेवर ऑफ linguistic reorganization of the Madras provinces. ठीक है, जो आंध्र रीजन है ना वो किसके बेसिस पे डिवाइड हुआ था, और लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड हुआ था. ठीक है, और जो आंध्र रीजन था वो किसका पार्ट था, वो मद्रास का पार्ट था. पहले मद्रास कौन सा था, मद्रास में क्या क्या इंक्लूड था, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारा हमारा यहाँ पे पार्ट था किसका, मद्रास प्रोविंस का. कांग्रेस लीडर एंड द वतरन गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वतरन गांधीयन, ततरन ततरन वतरन वतरन याद है कुछ, वतरन गांधीयन कौन थे, पट्टी श्रीरामुलु. ठीक है, हु वेंट ऑन द इंडेफिनिट फास्ट एंड लेट टू द डेथ आफ्टर 56 डेज बाद उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, कौन थे वो, पोटी श्रीरामुलु. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ये कुछ नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952. कब हुआ था, 1952 में अनाउंस किया था. याद रखना, क्रिएट नहीं होता, अनाउंस हुआ था. दीज सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन टू लुक इनटू द questions of redrawing the boundaries of the states in 1959. स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन कब बना हुआ था, ये स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन कब आया, 1953 है ये. ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें जिससे कि आपको PDF में कन्फ्यूजन ना हो. 1953 बड़ा बड़ा लिख दिया. ठीक है, 6 तो नहीं लग रहा ये, 1953 में ये बनाया गया था. ठीक है, अच्छा, द स्टेट यूनाइटेशन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज. भैया अलग अलग लैंग्वेज जो बाउंड्रीज होंगी वो ये दिखाएंगी कि यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, और यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, दिखाएंगी, दर्शाएंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन द सेपरेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन, कब हुआ था, पास 1956 में, 1956 में हुआ था. द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. क्या करा था इन्होंने, कितने स्टेट बनाए, कितने क्रिएशन किए स्टेट, कितने क्रिएट किए स्टेट, दे क्रिएट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, UT. ठीक है, दिख रहा है, ओए. ठीक है, द लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन गैव सम यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ ड्राइंग स्टेट बाउंड्रीज. ठीक है, लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन नहीं, इन लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी बाउंड्रीज स्टेट की ड्रॉ हुई थी. द लिंग्विस्टिक स्टेट अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. भैया कुछ भी हो जाए डाइवर्सिटी नहीं छूटनी चाहिए, डाइवर्सिटी में बल्कि यूनिटी आनी चाहिए. लोगों को डर था, जो हमारे लीडर्स थे उनको ये डर था कि भैया हम अगर पार्टीशन कर दें और स्टेट्स का मतलब उनको बाउंड्रीज दे दें, उनको अलग अलग बाउंड्रीज में डिवाइड कर दें, या ना फिर और पार्टीशन हो जाए, उनका ये भी डर था. पर हाँ, ये डर कुछ नहीं था, सिर्फ ये लोगों में यूनिटी और लाया. ठीक है, अब देखा होगा आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो आप बोलेंगे हम इंडियन हैं. कोई बाहर का बंदा पूछे तो ठीक है, तब बोलेंगे हम इंडियन ही हो, तो नहीं बोलते कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेशियन हैं,
है ना, ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं सीधे अपनी आइडेंटिटी देते हैं कि हम इंडियन हैं, ठीक है, और हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए, है ना। देयर वॉज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल, ठीक है। ये बाइलिंगुअल स्टेट था, कौन सा था, बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट किससे बना हुआ था, दो स्टेट से बना हुआ था, वो थे हमारे गुजरात, दो स्टेट से बना हुआ था, बॉम्बे प्रोविंस, वो कौन से, गुजरात स्टेट, ये प्रोविंस है, ठीक है। प्रोविंस, ठीक है, गुजरात स्टेट से बना हुआ था, साथ ही से बना हुआ था महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से बना हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, ठीक है। ये बॉम्बे प्रोविंस में दो लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए बाइलिंगुअल बोला गया है, ठीक है। आफ्टर अ पॉपुलर एजुटेशन, पॉपुलेशन एजुटेशन का मतलब होता है एक रिवॉल्ट मूवमेंट, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। 1960 में हमारा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एजुटेशन हुआ था, पॉपुलर मूवमेंट हुआ था, जिससे कि हमारा महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए। द पंजाब प्रायर 1966, और उसके बाद पंजाब हुआ 1966 में, और पंजाब की मांग कब उठी, 1956 में उठी थी, पर 1966 में आखिर के 10 साल बाद अलग हुआ था, ठीक है। देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग, कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की, ठीक है। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट इन 1966, ये भी 1966 में हुआ था, ठीक है, और पंजाब भी 1966 में अलग हो गया था। द मेजर यूनाइजेशन ऑफ द स्टेट टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972। 1972 में नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हुए थे, जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है। 7 सिस्टर्स आपको पता है क्या होता है, 7 सिस्टर्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स बोला करते हैं, ठीक है। मेघालय कब हुआ था, मतलब कब कार्व आउट हुआ था, 1972 में, आउट ऑफ असम। मतलब कि जो पहले पूरा था ना, इधर साइड था, जो इधर जो भी था वो पूरा असम था, ठीक है, किसको छोड़ के, अभी हम आगे बात करते हैं, एक तो मणिपुर को छोड़ के और एक और किसको छोड़ के, त्रिपुरा को छोड़ के, ठीक है। मेघालय 1972 में अलग हुआ असम से, ठीक है। मणिपुर एंड त्रिपुरा इमर्ज एज सेपरेट स्टेट्स इन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग बात कर रहे हैं कि असम से ये अलग हुआ मेघालय 1972 में, और ये मणिपुर और त्रिपुरा इमर्ज हुए एक अलग स्टेट में, सेपरेट स्टेट में, कब, 1972 में, ठीक है। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कैम इनटू बीइंग इन 1967। 1967 में ये निकल के आए थे, ठीक है। इट्स 1967 और 19 सॉरी नॉट 1967, इट्स 1987, राइट। ये थोड़ा मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको तो बहुत सारा हो जाओगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख दिया इसलिए शायद साथ में, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक्चुअली मैं रीडिंग करता हूँ तो मुझे उसके साथ जो मुझे समझ में आता है वो पढ़ देता हूँ, पर हाँ जो मैं एक बार जो दिमाग से सोचता हूँ तो पता चल जाता है कि ये 1967 1987 होना चाहिए, ठीक है। खैर, नागालैंड हैड बिकेम अ स्टेट इन 1963, ये कब बना, 1963 में बना था नागालैंड, ठीक है। आपको सारी पता है, टाइमलाइन चाहिए तो डेफिनेटली आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑफ द टाइमलाइन, ठीक है। अब क्या, छत्तीसगढ़, देखो नागालैंड का बना था स्टेट 1963 में, जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने थे कब, 2000 में, कब बने थे, 2000 में। द स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चरल एंड कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट वर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और जो जितने भी टाइमलाइंस हमने बताए हैं वो उसको याद रखना। इसमें यह बताया गया है कि जो स्टेट अलग हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कल्चर इम्बैलेंस, ठीक है, वो कौन थे, हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कब हुए थे, 2000 में अलग हो गए थे, ठीक है, जो कि ऊपर दे रखा है 2000 में ये अलग हुए थे, ठीक है। सो एक बार चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये वाला की पॉइंटर्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं
कि मुझे PDF चाहिए, कैसे मिल जाए PDF। तो एकदम फ्री है, PDF आपको मिल जाएगी। कहाँ से PDF आपको मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे मिलेगी? लिंक मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक करो फटाफट से। अगर आप PDF मिल जाते हैं आपको कोई सी भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स।